हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं निधि राज आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल IQ स्टार्टअप में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम था मैटर अराउंड अस, और उसमें लगभग हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो पीछे की चीज़ें देख चुके थे कि मैटर क्या है, मैटर कैसे बनता है, कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर मिली होती हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, किस तरीके से वो उसके जो स्टेट्स होते हैं वो चेंज होते हैं, और किस तरीके से ये स्टेट्स चेंज करके सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में ये चेंज होता है। आज की क्लास में बेसिकली हम उसके प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं कि ये कौन से प्रोसेस में यूज़ होता है। जैसे हम लोग बहुत सारे प्रोसेसेस भी पढ़ चुके हैं, तो वो उन प्रोसेसेस में कौन सा कहाँ पे यूज़ होता है। साथ ही आज हम पढ़ेंगे लैटेंट हीट के बारे में, और साथ ही पढ़ेंगे इवेपोरेशन के कारण क्या क्या हैं, काउजेस क्या क्या हैं, और साथ में समझेंगे प्लाज्मा और आइंस्टाइन जो कंडेंसेट जो और भी दो टाइप के स्टेट्स हैं मैटर के, उन सभी चीज़ों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। इसके साथ ही आप हम फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि आज के क्लास में हम इसके प्रोसेसेस को समझने वाले हैं। तो देखिए, सॉलिड मतलब होता है टूटना, ठीक है। फ्यूजन मीन्स टूटना। तो जब सॉलिड का फ्यूजन होगा, सॉलिड टूटेगा, तो सॉलिड टूट के क्या बनेगा भाई? जो आइस था वो टूट के क्या बना था, है ना, वो क्या बना था? वाटर बना था, तो वाटर बनेगा। तो इसी तरीके से कोई भी सॉलिड जब टूटता है तो टूटने के बाद वो किस चीज में बदलता है? लिक्विड में बदलता है। लिक्विड जो है, अगर वो वेपोराइजेशन की क्रिया अगर उसके अंदर होगी तो वो क्या बनेगा? सॉरी, यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया है। यहाँ पे वेपोराइजेशन के अंदर ये आएगा और ये जो साइन है वो जाएगा कंडेंसेशन के अंदर। तो अगर किसी भी चीज को वेपोराइज किया जाए तो वो गैसियस अवस्था में बदल जाएगा, और गैस को अगर वापस से सॉलिड अवस्था में लाना है तो वहां पे एक क्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो बेसिकली यही चीजें थी यहाँ पे कि फ्यूजन का मतलब टूटना, सॉलिडिफिकेशन का मतलब ठोस रूप में आना, ठोस रूप में आना, ठीक है। सॉलिड का सॉलिड हो गया, सॉलिडिफिकेशन है तो सॉलिड के रूप में आना, ठीक है। अगला है आपका वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन की हिंदी होती है वाष्पीकरण, ठीक है। और कंडेंसेशन का मतलब होता है संघनन, ठीक है। और यहाँ पे ऊर्ध्व पातन। तो ये सारी चीजें थी। अब देखिए होता क्या है, बेसिकली हम समझते हैं इसको अलग अलग प्रोसेसेस को। फ्यूजन, टूटना। जब सॉलिड टूटेगा तो वो हीट लेगा, है ना। सॉलिड टूटेगा तो यहाँ पे उसको हीट चाहिए। अब ये हीट की मदद से वो क्या करेगा? वो आगे जाके बन जाएगा लिक्विड। लिक्विड को फिर से हीट चाहिए तो वो बन जाएगा गैस, ठीक है। अब इस गैस को जब हम ठंडा करेंगे, कूल करेंगे, तो कूल करने के बाद हमको पता चलता है क्या मिलेगा? कूल करने के बाद मिलेगा हमको सॉलिड, ठीक है। और सॉलिड कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्टली अगर इसको हीट किया जाए, है ना, सॉलिड को, जैसे आप नेफ्थलीन को ले लीजिए या फिर अगर कपूर को ले लीजिए, ये सब में क्या होता है कि इसको जैसे ही गर्म किया जाएगा तो हीट के बाद डायरेक्टली ये गैस रूप में चेंज हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन प्रोसेस, क्लियर। और गैसियस से सॉलिडिफिकेशन के में आने में भी इसको हम सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। जब हीट मिल रहा है तो फ्यूजन हो रहा है, यानी कि हीट अगर मिला फ्यूजन हो रहा है। क्यों हो रहा है अब हम समझते हैं। हमने आपको पहले भी कहा था कि एक जो कोई भी पदार्थ होता है वो मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है ना। अब जैसे ही इसको हीट मिलता है, हीट मिलने के बाद क्या होता है कि ये जितने भी मॉलिक्यूल्स थे वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। आप ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो क्या करते हैं? इधर से उधर भागना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही एनर्जी आपके अंदर आती है तो क्या करते हैं? कुछ ना कुछ काम करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जब इसके अंदर हीट आती है तो हीट आने के बाद ये क्या करता है कि इधर उधर भागना स्टार्ट करता है। तो भागना स्टार्ट करेगा, इधर उधर भागना स्टार्ट करता है तो एरिया ज़्यादा भागता है। भाई ज़्यादा दौड़ोगे तो एरिया ज़्यादा चाहिए,
तो एरिया ज्यादा बढ़ाएगा तो क्या होगा, वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। फिर अब अगर इसको सॉलिडिफिकेशन बनाना है तो क्या होगा, उसको रेफ्रिजरेटर में डाल देंगे, फ्रीजिंग कर देंगे, सॉलिडिफिकेशन हो जाएगी। उसी को मतलब लिक्विड टू ठोस रूप में मैटर को चेंज करना ही क्या कहलाता है, सॉलिडिफिकेशन कहलाता है। अब इन सभी काम के लिए मैंने एक वर्ड का यूज किया हीट, जो हर जगह यूज हो रहा है, चाहे सॉलिड को लिक्विड में बदलना हो, लिक्विड को गैस में बदलना हो, या सॉलिड को डायरेक्टली गैस में बदलना हो, तो हीट की जरूरत पड़ती है। तो इसके बारे में एक पॉइंट आता है लैटेंट हीट। क्या है ये लैटेंट हीट, समझते हैं। देखिए एक सेकेंड, अब आई थिंक इसको तो मिटा देना चाहिए, इसको तो जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ चुके होंगे आई थिंक। अब देखिए थोड़ा सा समझना है, लैटेंट हीट बहुत ज्यादा कुछ अजीब सी चीज नहीं है कि समझ में नहीं आएगी, बहुत सिंपल सी चीज है, बस थोड़ा सा केयर करके समझिएगा तो बहुत समझ में आएगा। और समझते रहना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली में यही होता है कि लैटेंट हीट की बात कर रहे थे हम, लैटेंट हीट। अब ये लैटेंट हीट क्या होता है भाई, समझते हैं इसको। तो लैटेंट का मतलब होता है हिडन, ठीक है। हिडन का मतलब क्या होता है, छुपा हुआ। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि लैटेंट मतलब छुपा हुआ, छुपा हुआ हीट कहां जाएगा, है ना। हीट कैसे छुप सकता है, एनर्जी कैसे छुप सकती है। ये बात सही है कि एनर्जी हर किसी के अंदर छुपी होती है, आपके अंदर भी एनर्जी छुपी होती है। घर में मम्मी बोले कि बेटा ये खाना बना दो, वो खाना बना दो, नहीं बोलोगे करने, आप बोलोगे नहीं हमको बहुत सारा काम है, हमको मन नहीं कर रहा है करने का। लेकिन जैसे ही अगर आपके फ्रेंड्स आपके घर आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, फटाफट सारे काम होने शुरू हो जाते हैं। बस वही बात है कि वही हिडन एनर्जी है, समझ में आया। हर मैटर के अंदर ये छुपा होता है। देखिए कैसे छुपा होता है, एक आइस का टुकड़ा लेते हैं, उसको हम डायरेक्टली फ्रिज से अभी निकाल ही रहे, फ्रिज से निकाल के डायरेक्टली हम रख दिए, तो क्या वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा तुरंत का तुरंत, होगा? नहीं होगा, है ना। आप आइस भी खाते हो, वाटर भी पीते हो। मान लीजिए हम किसी रेस्टोरेंट के अंदर गए, वहां पे क्या कर रहे हैं, हमने कुछ आइसक्रीम्स भी मंगा लिए और साथ में खाना खा रहे, तो पानी भी रखा हुआ है। क्या दोनों चीजें एक ही टेम्परेचर पे नहीं है, सेम टेम्परेचर है ना। आइस भी है, वाटर भी है, किस पे है, रूम टेम्परेचर पे, है ना। दोनों के दोनों किस पे हैं, रूम टेम्परेचर पे। अब रूम टेम्परेचर पे चूंकि दोनों हैं, इसका मतलब आइस और वाटर दोनों एक ही रूम टेम्परेचर पे आराम से रह सकते हैं। तो फिर कैसे कहा गया भाई कि ये सॉलिड है तो इसको गर्म करोगे वाटर के रूप में आ जाएगा। आइस को तो गर्म कर रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद इसी रूम टेम्परेचर पे थोड़ी देर बाद टाइम, कुछ समय बीत गया। अब इस समय बीतने के बाद क्या होता है, ये धीरे धीरे आइस जो है ना, ये पिघलना शुरू हो जाता है, किसके रूप में, वाटर के रूप में। लेकिन ये वाटर भाई ये ज्यों का त्यों रहेगा, ये कुछ नहीं होता इसका। ऐसा नहीं होता कि वेपराइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, इसका नहीं होता। तो इस वाटर के अंदर ये जो वेपराइजेशन नहीं हो रही है, लेकिन ये आइस पिघलना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब कि आइस से वाटर बदलने में इसने बहुत सारे एनर्जी को लिया होगा, तभी तो वो आराम से एकदम कांस्टेंट पड़ा हुआ है। आइस पिघलना स्टार्ट हो गया वाटर के रूप में, लिक्विड फॉर्म में, लेकिन ये जो तुम्हारा वाटर था ये नहीं, कुछ इसको कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो वाटर बना ये भी आइस से बना और इसने बहुत सारी एनर्जी जो है कंज्यूम कर रखी है अपने अंदर, तभी तो वो कांस्टेंट वैल्यू में, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहा है ना। ये एनर्जी जो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर कांस्टेंट करके रखता है, दैट इज कॉल्ड लैटेंट हीट। समझ में आया लैटेंट हीट क्या है? अब समझ में आ रहा है कि अगर आइस और वाटर के बीच में पूछेगा कि किसके अंदर एनर्जी ज्यादा है,
तो आइस के अंदर एनर्जी कम होगा, वाटर के अंदर एनर्जी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि भाई एनर्जी अगर ज्यादा नहीं होता तो वो वाटर में कन्वर्ट होता ही नहीं। कैसे होगा भाई? उसको तो वो आइस के रूप में ही, सॉलिड के रूप में ही होना चाहिए। मैंने अभी बताया था कि जब भी हीट मिलेगा तभी वो वाटर के रूप में चेंज होगा। तो इसका मतलब इसका जो टेम्परेचर होगा इससे कम होगा। क्यों होगा इसका टेम्परेचर कम? क्योंकि इसने ऑलरेडी एनर्जी जो है उसको अपनी बॉडी के अंदर छुपा रखी है, बचा रखी है। और ये लैटेंट हीट कब काम करता है? इस वाटर को नॉर्मल टेम्परेचर पे छोड़ दिए, है ना, छोड़िए ये सब, खाना बनाते हैं, है ना, पानी को गैस पे चढ़ाते हैं, ठीक है, चावल बनाना है हमको, चावल पकाना है, तो हमने पानी को गैस पे चढ़ाया, तो क्या चढ़ाते ही उसमें से वेपोराइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है? नहीं, एक समय तक जो पानी है वो धीरे 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 गर्म होता है। ये गर्म होने के प्रोसेस में क्या होता है, उस टाइम अचानक से तो कुछ होता नहीं, धीरे धीरे गर्म होता है, और गर्म होके तब वो एक खास टेम्परेचर पे आने के बाद वेपोराइजेशन होना स्टार्ट होता है। तो ये खास टेम्परेचर तक आने में जो हीट उसमें दिया गया, वो हीट कहाँ गया? वो हीट कहाँ गया? वो हीट ही कहलाएगा लैटेंट हीट। समझ में आया? वेपोराइजेशन की क्रिया तक पहुंचने में जो हीट उसको दिया गया, दैट इज कॉल्ड लैटेंट हीट। क्लियर? अब देखिए, ये लैटेंट हीट दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और दूसरा होता है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब देखिए, फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा? यानी कि जो आइस है उसका वाटर में बदलना, है ना, आइस का वाटर में जब बदल रहे हैं तो वहां पे क्या हो रहा है? फ्यूजन की प्रोसेस हो रही है। अभी मैंने बताया था आपको, आइस को वाटर में जब बदल रहे हैं तब वहां पे फ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है। तो उसके लिए जो लैटेंट हीट की जरूरत पड़ती है उसको हम कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और जो वाटर को गैसियस रूप में, यानी कि वेपर में, वाटर को वेपर में बदलने के लिए जो लैटेंट हीट की आवश्यकता पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर हुआ? अब ये लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का जो मान होता है वो होता है 373 केल्विन, ठीक है। और यहां जो होता है 3.34 इंटू 10⁵ जूल, ठीक है। ये दोनों मान हमेशा याद रखिएगा कि अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। किसका? आइस का फ्यूजन हो रहा है ना, तो व्हाट इज द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, तो वो क्या हो जाएगा आपका 3.34 इंटू 10⁵ जूल। लैटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, किसका हो रहा है भाई वेपोराइजेशन? वाटर का। तो वाटर का वेपोराइजेशन का लैटेंट हीट का मान क्या होता है? एक्चुअल वैल्यू है ये दोनों एक्चुअल वैल्यू है। व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर? तो वो क्या होगा 373 केल्विन। और अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, तो वो हो जाएगा 3.34 इंटू 10⁵ जूल। आई थिंक आपको यहाँ तक ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई होंगी। लैटेंट हीट में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लैटेंट हीट क्या है? लैटेंट हीट एक छुपा हुआ जो एनर्जी है जो किसी भी पदार्थ के अंदर मौजूद होता है। क्लियर? अब चलिए हम इसके बाद देखते हैं कि इवेपोरेशन की प्रोसेस में क्या क्या होता है, कहाँ पे होता है। इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन दोनों चीजें मैंने पिछले क्लास में बता रखा है। अगर आपको वहां पे से समझ में नहीं आया है तो जाके क्लास फिर से देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इवेपोरेशन के कारण क्या क्या चीजें होती हैं, वो उसके पहले थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर, क्या क्या होता है प्रेशर का इफेक्ट?
तो मैंने बताया था कि गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं ये काफी दूर दूर होते हैं, बताया था, है ना। सॉलिड के अंदर थोड़े नजदीक होते हैं। तो कैसे हम इसको चेंज करेंगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर कैसे पड़ेगा इस गैसियस के अंदर। अगर हम यहाँ पे प्रेशर डालें गैस के अंदर इस तरीके से, अगर हम मान लीजिए कि जैसे आपने साइकिल में हवा भरते हुए तो देखा होगा लोगों को, है ना, वो प्रेशर के द्वारा ही होता है। तो अगर इस तरीके से कोई गैस है, गैस को अगर हम प्रेशराइज करें, ऊपर से इसमें प्रेशर डालें, तब क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स थे इसके फैले हुए, वो मॉलिक्यूल्स कहाँ आ जाएंगे, थोड़े करीब आ जाएंगे। कितने मॉलिक्यूल्स थे, 1 2 3 4 5 6, अब यही 6 मॉलिक्यूल हमको यहाँ पे भरने हैं। अब बताइए क्या ये मॉलिक्यूल करीब आ गए। तो जब ये मॉलिक्यूल जैसे ही करीब आ गए तो इसमें निश्चित है कि ये जो गैसियस अवस्था में मॉलिक्यूल नजदीक नजदीक आ गया, तो नजदीक नजदीक आने के बाद ये जो सिचुएशन है ये किसकी होती है, वो लिक्विड की होती है। तो ये जो गैस है वो लिक्विड के रूप में चेंज हो जाता है। कब, जब ये प्रेशर पड़ता है तब। समझ में आया। यही प्रेशर हम इस लिक्विड में भी डालें अगर, तब क्या होगा कि ये जो 6 मॉलिक्यूल्स थे वो और करीब आ गए। ठीक है। अब देखिए कि यहां पर से ये मॉलिक्यूल नजदीक और यहां सबसे नजदीक, और ये सिचुएशन मैंने पिछले क्लासेस में आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स काफी नजदीक होते हैं, जिसके अंदर इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो कम होता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है। इसी के कारण ये क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, है ना। और यहां पर मैंने बताया था कि इसमें सॉलिड के मुकाबले थोड़े से इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, इसीलिए हाँ ये थोड़े से सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट नहीं बोलेंगे इसको, इसमें बहने की प्रक्रिया पाई जाती है। भाई एक दूसरे से अलग नहीं हो पाता, लेकिन बहने की कैपेसिटी इसके अंदर होती है। गैस में इसमें से ऐसा कुछ नहीं है, दोनों की दोनों चीजें खत्म हो जाती है, ना जुड़ के रहने का पावर होता है और ना ही इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन वगैरह होता है। ये कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, पूरा विचरण कर सकते हैं। तो इसीलिए इसमें पराशरण का गुण जो है, डिफ्यूजन का गुण जो है, पराशरण जिसको हम डिफ्यूजन कहते हैं, ये गुण ज्यादा पाया जाता है। इसके अंदर कम पाया जाएगा, इसके अंदर बहुत ही कम पाया जाएगा। तो ये सारा जो चीजें हैं ये पहले मैं बता चुकी हूँ आपको ऑलरेडी। तो ये प्रेशर का इफेक्ट है कि प्रेशर को अगर गैस के अंदर अप्लाई किया जाए तो वो उसको लिक्विड के रूप में चेंज कर देता है। इसी का एक उदाहरण है एलपीजी गैस। एलपीजी जो है क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसको लिख लीजिएगा, हमेशा पूछा जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी, तो वो क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिखने की जरूरत तो नहीं होगी। अब एलपीजी को लिक्विड और गैस दोनों क्यों कहा गया भाई, कि प्रेशराइज करने के बाद जब ये गैस रूप में होता है, बेसिकली आपका जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो आप खाना बनाने में यूज करते हैं, ये बेसिकली क्या है, गैस है। बोलते ना गैस भरवाना है, तो वो गैस है। लेकिन उसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसलिए कहा गया बिकॉज ऑफ कि ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। जब आप टंकी को ऐसे हिलाते हो तो उसमें लगता है जैसे कुछ पानी भरा हुआ है, पानी है नहीं, वो गैस के मॉलिक्यूल हैं जिसको कॉम्प्रेस जब कर दिया गया, दबा दिया गया, एक प्रेशर के थ्रू दबा दिया गया, तो प्रेशर में आने के बाद वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है और उसी के लिए उसको हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। दूसरा उदाहरण सीएनजी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। इसमें भी क्या है कि नेचुरल गैस को कॉम्प्रेस्ड किया गया, दबाया गया, इसलिए उसका नाम भी पड़ गया भाई कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इस तरीके से आपको पता चल गया इफेक्ट ऑफ प्रेशर्स। अब हम इसके बाद देखेंगे थोड़ा काउजेज ऑफ इवेपोरेशन। नहीं, काउजेज ऑफ नहीं है, कूलिंग इफेक्ट्स ऑफ इवेपोरेशन काउज कूलिंग इफेक्ट। इसमें वही चीज ये है कि किस तरीके से इवेपोरेशन के कारण कूलिंग हमें फील होती है, उसको पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं, उसका भी उसके बारे में भी जान लें।
cooling effects of evaporation। क्या है भाई ये इवेपोरेशन? वाष्पीकरण। ध्यान रखिएगा, वेपोराइजेशन भी वाष्पीकरण और इवेपोरेशन भी वाष्पीकरण। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव और कूलिंग का मतलब होता है ठंडा। अब देखिए इसमें सेमली यही बात कहा गया है कि जो इवेपोरेशन है, जब इवेपोरेशन होता है तो वहां पर हमें कूलिंग मतलब हल्का ठंडा फील होता है। ठंडा फील होने का कारण क्या है, तो उसका कारण समझेंगे। देखिए उदाहरण में क्या दे दूं मैं आपको, गर्मी का मौसम, ठीक है, गर्मी का मौसम और बह रहा हो पसीना, एकदम गर्मी लग रही है भाई, अब तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तब क्या करते हैं, अक्सर हम टॉवेल भिगा के अपनी बॉडी को पोंछते हैं, है ना, और हो सके तो वो टॉवेल लपेट भी लेते हैं, वो भीगा वाला जो टॉवेल होता है, उससे हमें ठंडक फील होती है। क्यों होती है ये ठंडक फील, अब हम समझते हैं। ये हो गया मेरा टॉवेल, क्या है ये, टॉवेल हो गया। अब देखिए ये टॉवेल जो है इसके अंदर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। यहां पे क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल। अब क्या होता है कि जैसे ही बाहर क्या है, बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है, कहीं भी एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत हॉटनेस है, पूरा हॉट हो रखा है, मतलब पूरी तरह गर्मी 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 गर्मी, चारों तरफ गर्मी फैल रखी है। तो जब ये गर्मी जो है, ये जो वार्मथ है, गर्मी है, ये इस वाटर मॉलिक्यूल से जाके टकराती है, तब क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल करता है, रुक रुक रुक, तुम कहाँ जा रहे हो, हमको दे दो ना अपनी गर्मी, है ना। और ये गर्मी जो है, ये जो हॉटनेस है, ये ले लेता है ये वाटर मॉलिक्यूल, और इस गर्मी को लेके ये बन जाता है भाई वाटर वेपर। और ये वाटर वेपर बन के फटाफट उड़ के चला गया भाई एटमॉस्फेयर के अंदर, है ना। अब जब एटमॉस्फेयर के अंदर ये वाटर वेपर, इसकी गर्मी तो इसने एब्जॉर्ब कर ली, है ना, इसकी गर्मी इसने एब्जॉर्ब कर ली, किसने, वाटर ने, और वाटर वेपर बन गया। अब जब वाटर वेपर बन गया तो इससे लगे जो हमारी बॉडी है, इधर जो हमारी बॉडी साहब है, ये बॉडी साहब को बड़ा आनंद फील होता है, वो ठंडक फील होती है। क्यों, क्योंकि भाई गर्मी के मौसम में जब पसीना छूट रहा था तब इस भीगे हुए तौलियों को लपेट के बहुत ठंडक फील हो रहा है, यानी कि उस टाइम हमें बहुत संतुष्टि मिल जाती है। तो ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन की प्रोसेस के कारण, है ना। ये इवेपोरेशन क्या है, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या है, वाष्पीकरण में भी इवेपोरेशन का मतलब क्या है, किसी भी टेम्परेचर पे वाटर बॉडीज का, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स का वाटर वेपर में चेंज होना क्या कहलाता है, इवेपोरेशन कहलाता है। किसी भी टेम्परेचर पे, एनी हाउ टेम्परेचर जो भी रहे, तो यहाँ पर तो भाई टेम्परेचर कुछ भी रहे, हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो भी था उससे मतलब नहीं था। और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी गर्मी में क्या होता है भाई, बहुत ज्यादा हाई होता है, 20, 25, 30 के आगे भी पहुंच जाता है भाई, हमारे गया में तो और ज्यादा होता है। तो ये गर्मी जो होती है इसको क्या करता है, ये जो टॉवेल में छुपा हुआ वाटर मॉलिक्यूल है वो एब्जॉर्ब करके वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, तो गर्मी हो गई कम। अब भाई हीट तो आपको पता है, हीट कभी डिस्ट्रॉयड, नेवर बी डिस्ट्रॉयड एंड नेवर बी ऑर्गेनाइज, वो कभी बनता नहीं है, कभी वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो क्या हो रहा है कि वो जो हीट है वो केवल ट्रांसफॉर्म करता है, एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म करता है ना। तो यहाँ पर जो गर्मी थी वो क्या हो गया, वो एक एनर्जी के रूप में है, ये एनर्जी को लेके भाई ये तो उड़ गया वाटर वेपर, तो बचा क्या, कुछ नहीं, और कुछ नहीं बचा तो हमारी बॉडी को वहां पे ठंडक फील होती है, ठीक है। तो यही चीज हर जगह होता है, चाहे आप कपड़े सुखाने जाओ, गर्मी में कपड़े सूख जाते हैं जल्दी, क्यों होता है,
क्योंकि बाहर का जो एटमॉस्फेरिक तापमान है, टेम्परेचर है, वो ज़्यादा होता है। ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जब है वाटर मॉलिक्यूल लेंगे और जल्दी से वेपोराइज होकर उड़ जाएंगे, तो जो हमारे कपड़े हैं जल्दी सूख जाएंगे। गर्मी के सीजन में कपड़े सूखने का कारण वही होता है। दूसरी बात, सरफेस एरिया पे आप पोछा लगा रहे हो तभी इवेपोरेशन हो रहा है और वहां पे ठंडक फील होती है। ठंडक फील होने का सबसे बड़ा रीजन है कि वहां पर जो गर्मी थी उस गर्मी को उसने वाटर मॉलिक्यूल ने यूज किया और यूज करके वो वेपोराइज्ड हो गया, इवेपोरेट हो गया और वहां पे अब गर्मी नहीं है और जिसके कारण हमें क्या फील होता है, ठंडक फील होती है। तो इस तरीके से कूलिंग इफेक्ट्स ऑफ इवेपोरेशन क्लियर हो गया। इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं आपके, जैसे आपका दिया गया है पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड ऑन अ हॉट सनी डे। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो लोग अपने छत पे पानी डालते हैं या फिर अपने ग्राउंड में पानी डालते हैं ताकि क्या कूलिंग इफेक्ट आए। वही कारण है, ताकि गर्मी जो होगी उसको वो वाटर मॉलिक्यूल यूज करके इवेपोरेट करेगा और आसपास का जो वातावरण होगा, इन्वायरमेंट होगा, वो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। तो ये सारे कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो बहुत सारे बेसिकली बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा आई थिंक आपको। अब इसके बाद कुछ दिया गया है कि और दो तरह के स्टेट्स होते हैं पदार्थ के, मैटर के, उसके बारे में। तो कूलिंग इफेक्ट आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्यों होता है ये कूल, कोई भी चीज़ कूल क्यों फील होता है। अब गर्मी के दिन में भाई आप पेड़ों के नीचे बड़ा आराम फील करते होंगे, है ना, क्यों होता है ये जरा हमको अब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे कि गर्मी के दिनों में पेड़ के नीचे बैठना आरामदायक फील होता है, क्यों होता है। इसको जरा आप लोग लिख के भेजिए। वहां पे भी यही सेम काम कर रहा है, सेम थिंग हो रही है। कूलिंग इफेक्ट ऑफ जो इवेपोरेशन है वो वहां पे भी हो रहा है। तो प्लीज इसको आप अपने शब्दों में कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे कि व्हाई वी फील रिलैक्स्ड इन समर सीजन अंडर अ ट्री, है ना। तो इसको आप लोग लिख के बताओगे। अब इसके बाद पढ़ना है कि आज की डेट में, है ना, पुराने जमाने में जैसा आपने पढ़ा कि 3 स्टेट्स होते थे मैटर के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। लेकिन बात करें अगर आज के डेट में तो साइंटिस्ट ने आज 5 तरह के 5 टाइप्स नहीं कहेंगे उसको, 5 स्टेट्स ऑफ मैटर कहेंगे, टाइप्स नहीं कहेंगे। टाइप्स कहेंगे तो भाई गलत हो जाएगा। 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, अब इसमें 5 में 3 हम लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी। 3 पढ़ रखा, कौन कौन? सॉलिड पढ़ लिया पूरे अच्छे से, लिक्विड पढ़ लिया पूरे अच्छे से, गैस भी पढ़ लिया पूरे अच्छे से। अब बच गया 2, और 2 में पहला जो है आपका वो है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा क्या है भाई? प्लाज्मा एक तरह की मतलब एक ऐसा पदार्थ जो ना ही सॉलिड है और ना ही लिक्विड है, ना ही उसके अंदर बहने की कैपेसिटी प्राप्त है, ना ही वो पूरी तरह से रिजिड होता है। अब क्या है प्लाज्मा? प्लाज्मा है क्या बेसिकली? तो ये सॉलिड और लिक्विड के बीच का एक ऐसा पदार्थ है जो नॉर्मली पाया जाता है। जैसे हमारे रक्त के अंदर भी प्लाज्मा पाई जाती है कि नहीं, हमारे सेल के अंदर भी प्लाज्मा प्रेजेंट है। तो इसमें वही चीज बताया गया है कि इसमें 2 तरह की चीजें होती हैं, और ये जो प्लाज्मा होते हैं ना वो सुपर एक्साइटेड पार्टिकल से बने होते हैं। किस तरह के होते हैं? सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स से बने होते हैं ये प्लाज्मा, और इसीलिए इसको जनरल ना सॉलिड के अंदर रखा गया ना लिक्विड के अंदर रखा गया, क्योंकि कोई भी चीज जो थी ना, इसके गुण जो थे ना सॉलिड के अंदर आ रहे थे ना लिक्विड के अंदर आ रहे थे, इसीलिए इसको एक अलग ही पार्टिकल्स के रूप में रखा गया। और इस पार्टिकल्स को कहा गया कि इससे आयोनाइज्ड गैस जो थे, ये जो चूंकि सुपर एक्साइटेड होते हैं, इससे आयोनाइज्ड गैस का निर्माण किया गया। आयोनाइज्ड गैस किसके कारण? प्लाज्मा की हेल्प से।
ठीक है, इसमें कुछ यहाँ पे आपके एग्जाम्पल्स में दिए गए हैं, लाइक नियॉन साइन बल्ब्स किसके अंदर पाए जाएंगे? जो नियॉन भरे हुए जो बल्ब होते हैं, है ना, बल्ब्स के अंदर आपको पता होना चाहिए कि बल्ब के अंदर कौन से गैस भरी होती है? नियॉन भरा होता है। तो नियॉन जिसके अंदर भरा हुआ है उसके अंदर वो क्या है? प्लाज्मा का आयोनाइज्ड, जैसे नियॉन का आयोनाइज्ड रूप है ना, और उसी को प्लाज्मा कहा गया। इस तरीके से प्लाज्मा के बारे में बताया गया है। और दूसरा जो हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर है वो है बोस, बीबीसी के नाम से जाना जाता है इसको, बीईसी, सॉरी बीईसी। बात करें पांचवी अवस्था की, जो मैंने बताया बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब इसकी क्या कहानी है भाई, कैसे निकला ये? प्लाज्मा तक तो बात क्लियर हो चुकी होगी, आई थिंक आपको समझ में भी आ चुका होगा। अब बात कर रहे हैं अगर बीईसी की, तो बीईसी है क्या? पहले कौन इसको ढूंढा, कहाँ से आया, है ना? तो बात करें 1920 के अंदर एक वैज्ञानिक रहे सत्येंद्र नाथ बोस। ये हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे, इंडियन फिजिसिस्ट थे, यानी कि फिजिक्स में रिसर्च करने वाले। तो ये नरेंद्र नाथ बोस जो थे, उन्होंने क्या किया कि पांचवी अवस्था का खोज किया। कुछ नया चीज उनको मिल गया जो ना ही सॉलिड था, ना लिक्विड था, ना गैस था, ना ही प्लाज्मा की कैटेगरी में आ रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि इसको पांचवी एक तरह का मैटर बता दिया कि एक पांचवी तरह का मैटर भी होता है। दुनिया को ये बताया कि पांचवी तरह का मैटर भी होता है। उसके बाद उनकी कोई रिसर्च नहीं हुई। उन्हीं के जो कलेक्शंस थे, उनके जो कुछ कैलकुलेशंस थे, उन कैलकुलेशंस के आधार पे आइंस्टाइन ने इसकी पूरी तरह से खोज कर ली। ठीक है, लेकिन आइंस्टाइन ने भी इसको प्रूफ नहीं किया, पूरी तरह से कंप्लीटली प्रूफ नहीं किया, और उनकी भी मृत्यु हो गई, वो भी चले गए। तो वापस 2001 में 3 वैज्ञानिक आए जो कि उन्हीं की थ्योरीज को, बोस और आइंस्टाइन की जो थ्योरीज थी, उनको रिसर्च किया और पता किया कि भाई पांचवी तरह की भी कोई चीज होती है दुनिया में, पांचवा स्टेट ऑफ मैटर भी है। कौन कौन थे? इरिक ए कॉर्नेल, क्या नाम था पहला वैज्ञानिक? इरिक ए कॉर्नेल। और दूसरे जो थे वुल्फगैंग कैटरली एंड कार्ल ई वाइमैन। ये 3 वैज्ञानिकों ने मिलके जब दुनिया के सामने इनके प्रोडक्ट को लेके आए, इनके प्रोजेक्ट को बताया, समझाया लोगों को, तो 2001 के अंदर इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। भले ही इनको ये नोबेल प्राइज मिली, लेकिन जो इस कंडेंसेट का चूंकि खोज किसने किया था? बोस साहब ने और आइंस्टाइन ने मिलकर पूरी तरह से इसको कैलकुलेशन कंप्लीट किया था, इसीलिए इसका नाम जो पड़ा वो सत्येंद्र नाथ बोस का बोस और आइंस्टाइन का आइंस्टाइन जो लिया गया, और इसका अंतिम में कंडेंसेट लगाया गया, यानी कि इस तरह के कंडेंसेशन को इन्होंने ढूंढा था। किन्होंने? बोस और आइंस्टाइन साहब ने मिलकर ढूंढा है, बहुत मेहनत लगी है उनकी, इसलिए उसको कहा इन्होंने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, किनके नाम पे? सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टाइन साहब के नाम पे। नोबेल प्राइज क्या इन्होंने ली थी? नहीं। नोबेल प्राइज कौन लिए थे? इरिक कॉर्नेल, वुल्फगैंग कैटरली एंड कार्ली वाइमैन। ठीक है, कब? 2001 में। अगर पूछा जाए कि बीईसी के लिए यूएसए के वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज कब दिया गया? 2001 में। किनको दिया गया? इरिक ए कॉर्नेल, वुल्फगैंग कैटरली एंड कार्ली वाइमैन। ठीक है, अब ये बीईसी है क्या बेसिकली, वो समझते हैं। तो फॉर्म्ड बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, एक बहुत ही निम्न घनत्व पे जब किसी गैस को ठंडा किया जाता है, बहुत निम्न घनत्व पे जब किसी गैस को ठंडा किया जाता है, कितने पे? अबाउट, यानी लगभग 100 या 1000 द डेंसिटी ऑफ द नॉर्मल एयर। अगर एक नॉर्मल एयर के 100वें या फिर 1000वें भाग पे जब उसको ठंडा किया जाता है, उस गैस को ठंडा किया जाता है टू सुपर लो टेम्परेचर, और बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे जब ठंडा किया जाता है, तब ये बीईसी जो है वो फॉर्म होके आता है। तब वो बीईसी का जो फॉर्मेशन है वो होता है
तब वो बीईसी जो है फॉर्म्ड होता है। मतलब वो एक पांचवा जो तत्व है, पांचवा तत्व नहीं कहेंगे, पांचवी तरह का मैटर है ना, स्टेट्स ऑफ मैटर में पांचवी तरह का मैटर जो बीईसी है वो निकल के आता है। तो इस तरीके से आज ये पूरी चैप्टर जो मैटर अराउंड अस है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो आपकी केमिस्ट्री की चैप्टर है कि इज मैटर अराउंड अस इज प्योर, यानी कि हमारे आसपास की जो वस्तुएं हैं क्या वो प्योर हैं या इम्प्योर हैं, क्या हैं, उसके बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली आज ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो गया, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। आई थिंक इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छूटा है जो मैंने आप लोगों को नहीं बताया। अगर फिर भी छूट गया होगा तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। कभी क्लास पढ़ाते वक्त तो उसको भी हम कवर अप कर लेंगे, अगले क्लास में उसको कवर अप कर लेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।